कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। टिहरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घनसाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली चमियावाला और घनसाली नगर पंचायत तो देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम धामी ने जताया शोक। सीएम धामी ने पूर्व पीएम को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। ये बड़ी जानकारी, जहां परिजनों और समर्थकों को असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना भी की है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। साधारण पृष्ठभूमि से आकर विभिन्न दायित्वों का किया सफलतापूर्वक निर्वहन। पूर्व पीएम का भारतीय आर्थिक नीति को नई दिशा देने में योगदान रहा सराहनीय, और पूर्व पीएम का जाना राष्ट्र के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति। तो ये तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के माध्यम से जाहिर की है। और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा है कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह का संपूर्ण जीवन जो है वो राष्ट्र और सेवा के प्रति समर्पित रहा है, और पूर्व पीएम का जाना जो है वो राष्ट्र के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद टिहरी के घनसाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली चमियावाला और घनसाली नगर पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस ने लाइसेंसधारी शास्त्र को जमा करना शुरू कर दिया है। इन दोनों नगर पंचायत क्षेत्र में 50 लाइसेंसी शस्त्र धारक हैं, जिनमें से अभी तक 15 शास्त्र जो है यानी कि 15 शस्त्र धारकों ने अपने शस्त्र जमा कर दिए हैं, जबकि 35 धारकों ने अपने शस्त्र अभी तक जमा नहीं कराए हैं। इसलिए घनसाली थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर क्षेत्र में मुनादी कार्रवाई जो है वो की है। मुनादी में पुलिस ने शस्त्र धारकों से जल्द अपने शस्त्र थाने में जमा करने के लिए कहा है। 5 जनवरी तक शस्त्र जमा नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। और आपको ये भी बताते चले कि थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने बताया कि पुलिस वैन से क्षेत्र में मुनादी कर शस्त्र धारकों को अलर्ट कर दिया गया है। चमियाला क्षेत्र में चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिस किसी के पास भी शस्त्र हो वो अपने अपने शस्त्र थाना घनसाली में जमा करवा देंगे, और साथ ही चुनाव के दृष्टिगत किसी भी प्रकार का प्रलोभन, शराब बांटना, गिफ्ट देना आदि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य न करें। यदि कोई इस तरह के कृत्य करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस सभी से पुनः निवेदन है, शस्त्र धारकों से आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिस किसी के पास भी शस्त्र लाइसेंस है अपने अपने शस्त्र थाना घनसाली में जमा करवा देंगे। ऋषिकेश के निकट शिवपुरी रेंज स्थित ब्रह्मपुरी की वन भूमि पर काबिज संत दीपक दास ने वन विभाग पर उत्पीड़न और पक्षपात करने का आरोप लगाया है। दीपक दास का कहना है कि उनके साथ आसपास वन विभाग की 9 लीज भूमि पर कई आश्रम बसे हुए हैं और सभी आश्रमों की लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन वन विभाग केवल उन्हीं पर आश्रम खाली करने का दबाव और प्रक्रिया कर रहा है। यदि वन विभाग में पक्षपात पूर्ण रवैया बंद नहीं किया गया तो वो आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। वहीं वन रेंजर विवेक जोशी ने बताया कि दीपक दास की उनके वकील के साथ पूरी बात सुनी जा रही है और मामला डीएफओ कोर्ट में चल रहा है। 4 जनवरी को सुनवाई की तारीख जो है वो लगी हुई है। जिनकी लीज खत्म हुई है सभी पर कार्रवाई होगी। पूरी में शिवपुरी रेंज में टोटल 9 लीज है। केवल हम ब्रह्मपुरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और 9 लीज में 9 का 9 लीज खत्म है, लेकिन कार्रवाई केवल मेरे खिलाफ हो रही है। बाकी 9 लीज के खिलाफ नहीं हो रही है, केवल मेरे खिलाफ हो रही है जी। वन विभाग मुझे हटाने को लेकर के लगातार यहाँ पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, कोर्ट बुला रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई पे जब मैं अपने वकील को पक्ष रखने की बात करता हूँ तो हमारी बात को सुनते नहीं हैं।
तो चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की और आपको बताते चले कि इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज और कल उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो जारी रहेगा। मौसम में ये बदला, एक मौसम का मिजाज जो है ये पूरी तरह से बदला हुआ है और आपको ये भी बताते चले कि देहरादून सहित अन्य जगह पर बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक साबित, आज और कल उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो जारी रहेगा और मौसम ने करवट बदली है। उत्तराखंड में देहरादून सहित अन्य जगहों पर बारिश का दौर जो है वो जारी है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट आई है जिस वजह से ठंड जो है वो बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि सड़कों पर यातायात ना करें, इसके लिए भी मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जो है, ये गाइडलाइन जो है ये जारी की जा रही है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बाहर जाने से बचें और कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन के जरिए ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में जो ठंड है, जो सर्द है, वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। तो मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नए साल पर पर्यटकों को भरपूर बर्फबारी का आनंद मिलेगा। ये तमाम जो गाइडलाइंस है मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। 27 तारीख के लिए बात करते हैं तो पहाड़ों में मैं कहूँगा कि अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम तक की जो बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों में हल्की बारिश जो है उसकी संभावना वो देखने को मिल जाएगी। मैं ये कहूँगा कि पूरे उत्तराखंड के जो 2000 मीटर 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है तो पूरा वाइट चादर जो है हिल्स में वो मिलेगी आपको बर्फ़ की जो है। और जैसे अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बोला तो 28 को जो है हैवी स्नोफॉल की भी एका दुक्का जगहों में अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें संभावना है उत्तराखंड में। तो ये परंतु साथ में थोड़ा प्रिकॉशन भी रखना होगा। जो आवागमन करें इसको सेफ तरीके से करना है। दूसरा ये है कि जो रास्ते भी कहीं कहीं पर जो 1-2 फीट जहाँ बर्फ़ गिरेगी और जहाँ हैवी स्नोफॉल अंदर के डिस्ट्रिक्ट में तो जो 2500 मीटर्स के ऊपर के खासकर है जो एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आवागमन में भी दिक्कत रहेगी। तो अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको 2-3 दिन का गैप एक समय लेके जाएं कि एकदम आप अगर नहीं निकल पाते हैं तो आपको रुकने की जो व्यवस्था वो होनी चाहिए। तो इस तरह का चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और इवन जो 2200-2500 मीटर के आसपास के भी जो एरियाज हैं जो जिसमें कि देहरादून के मसूरी है के आसपास के हैं या इसी तरह टेहरी है या उधर जाएंगे नैनीताल वगैरह है तो उनमें भी 2200-2500 के बीच के एरिया भी आएंगे। तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो है अगर 1-1.5 फीट तक बर्फबारी है तो वो भी जो है आवागमन में दिक्कत करता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए अब ये मौसम विभाग की तरफ से भी ये गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है कि आने वाले दिनों में जो सर्द है वो और भी बढ़ सकती है। फिलहाल वहां पर आप किस तरीके की स्थिति देख सकते हैं, मौसम में किस तरीके का बदलाव जो है वहां पर आप देख सकते हैं? कहें तो बिल्कुल लगातार हम देख रहे थे कि पिछले बात कहें तो 24-25 में मौसम खराब हुआ था, फिर बताया गया था कि 27 और 28 की बात करें तो फिर मौसम खराब होगा और वही जो भविष्यवाणी की जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो फिर सटीक साबित हुई है। हम देख रहे हैं कि आज 27 तारीख है और फिर देख रहे हैं कि आज मौसम फिर करवट ले चुका है और धीमी धीमी बारिश भी लगातार कई जगह चल रही है। तो ये स्थिति बनी रही तो मुझे लगता है कि ऊंची पहाड़ियों में लगातार जो बर्फबारियां हो रही हैं और भी ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। और मौसम देख रहे हैं कि मौसम की हालत ये है कि स्थिति हम देख रहे हैं कि जब मौसम खराब होता है, ठंडक ज्यादा होती है तो यातायात भी सड़कों पे दिखाई कम देता है। लोग अलाव और घर का सहारा लेते हैं क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि इस ठंड से बचने की जरूरत है और खासकर महिलाएं हो गई, बुजुर्ग लोग हो गए, बच्चे हो गए, खासकर से उनको बचने की जरूरत है। गर्म कपड़े पहने और निकले। तो कुल मिला के कहें कल तक बताया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि 29 के बाद कहीं ना कहीं मौसम फिर ठीक हो जाएगा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में फिर भगवान सूरज के जो दर्शन है वो सभी लोगों को दिखाई देंगे। बिल्कुल कमल, आप बने रहिए। अब दीपक नारायण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आप ऋषिकेश में हैं, वहां के हालात आप किस तरीके से देख सकते हैं कि वहां पे जो ठंड है वो कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है?
देखिए ऋषिकेश में जो है सुबह से ही लगातार मौसम ने जो है करवट ली हुई है। यहाँ पर सुबह से आकाश में बादल छाए हुए हैं और लगातार 10 बजे के बाद से यहाँ पर बारिश होनी भी शुरू हो गई है। बारिश की वजह से यहाँ पे काफी ठंड महसूस की जा रही है और ऐसे में यहाँ पर जो पर्यटक आए हैं उनके चेहरे काफी खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी पर्यटक उत्तराखंड में आता है उसका एक अपना उनको अपना एक अंदाजा इस बात का रहता है कि वो उत्तराखंड में आएंगे तो उनको यहाँ पर बर्फबारी का या बारिश का नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन बर्फबारी तो ऋषिकेश में नहीं होती, इसके लिए तो ऊंची पहाड़ियों पर मसूरी, चक्राता या जोशीमठ साइड में जाना पड़ता है, औली में। लेकिन यहाँ पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से चेहरे काफी खिले हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी यहाँ पे लग रहा है। अगर हम बात करें ऋषिकेश के निकट श्यामपुर क्षेत्र की, तो यहाँ से बाईपास लगता है नटराज चौक और नटराज चौक से तपोवन, ये पूरी रोड जो है ट्रैफिक से ब्लॉक हो रखी है। और ऋषिकेश की जो सामान्य रोड है, हरिद्वार रोड जिसे कहते हैं, यहाँ पर भी ट्रैफिक जो है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस यहाँ बारिश की बूंदाबांदी के बीच में खड़े होकर ट्रैफिक को सामान्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ट्रैफिक जो है सामान्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस ट्रैफिक को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में जो है नए साल मनाने के लिए पर्यटकों का आगमन अभी से शुरू हो गया है। क्रिसमस पर भी यहाँ पर काफी पर्यटकों की भीड़ देखी गई थी और ठंड की वजह से जो है पर्यटक यहाँ पे काफी अच्छी संख्या में आ रहे हैं। ज्यादातर पर्यटक जो है वो ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहाँ पर अभी भी काफी गर्मी देखने को मिल रही है। अभी पता चल रहा है कि यहाँ पे मोस्टली जो आया है यहाँ पे गुजरात से, महाराष्ट्र से और केरल साइड के पर्यटकों का आगमन हुआ है। ट्रेवल्स एजेंसी संचालक जो है लोकल, वो उनको लेकर के यहाँ पे घुमाने का काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस बारिश की वजह से और ठंड की वजह से पर्यटकों का आगमन जरूर हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ा है, ऐसे में जो लोकल लोग हैं उनको आवागमन में परेशानी देखने को मिल रही है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी से स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यहाँ पे जो है जो बीमारियां चल रही थी, बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर पर्यटकों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बने रहिए, आऊंगी आपके पास, कमल के पास, आपके पास आते हुए। देखिए जिस तरीके से ठंड जो है वो बढ़ गई है, वहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं या फिर बच्चों के स्कूल कह ले, उसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? हाँ बिल्कुल, कहें तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कहें तो स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों की स्थिति ये है कि मुझे अगले 2 दिनों के बाद यही ना कहें जो विंटर वेकेशन है वो लेकर यहाँ पर हो जाएगी। तो आज फ्राइडे है, सैटरडे कल जाना है और संडे से मंडे से फिर यहाँ पर लगातार जो विंटर वेकेशन है उसकी यहाँ पर छुट्टियां हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं स्कूल बच्चों के लिए तो कुछ राहत मिलेगी। तो कुल मिला के कहें पूरी जो गाइडलाइन होती है, मैंने बता रहा ना, गाइडलाइन अभी हमारे ऋषिकेश के संवाददाता दीपक बता रहे थे और अभी मसूरी के भी नेचर से हमारे संवाददाता जोड़ेंगे। तो वहां जाइए, जो टूरिस्ट स्थल है, जो पर्यटन स्थल है, वहां कहीं ना कहीं अब जो नए साल की जो आवाजाही है वो लगातार बढ़ चुकी है और इसी के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कि पूरा जो नए वर्ष है वो शांतिपूर्ण तरीके, यहाँ जो लोग हैं शांतिपूर्ण से मनाए, कोई ऐसा अशांति भंग ना हो, कोई ऐसा झगड़ा फसाद ना हो। इसको लेकर पूरी यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है और जो यहाँ अधिकारियों के निर्देश है उसका यहाँ पर लोग जवान जो है पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब इसी के साथ हमारे संवाददाता धर्म सिंह भी जुड़ चुके हैं मसूरी से। माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र सिंह हमारे संवाददाता मसूरी से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, वहां की स्थिति आपको किस तरीके की नजर आ रही है? बिल्कुल, मौसम में एक बार फिर से करवट बदली है। लगातार जो है मौसम में जो है ठंडक है बनी हुई और लोग जो है, हालांकि लोग बर्फबारी का इंतजार है लोगों को, क्योंकि आज सुबह भी मौसम बदला था, हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो जो ऊंचाई वाली क्षेत्र है उसमें हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। तो इसी को लेकर काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और बर्फबारी का सबको इंतजार है, क्योंकि अब जो है नया वर्ष भी है, तो नव वर्ष के आगमन के लिए भी काफी लोग जो है आए हैं यहाँ शहर में और लगातार जो पर्यटकों का आना है वो जारी है। इसके साथ ही जो बात करूंगा ठंड से बचने की, कड़ाके की ठंड हो रही है तो उसको लेकर जो है अलाव की व्यवस्था की गई है, अलाव लगा गया है और इसके साथ जो चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था है। जो लोग हैं वहाँ, जो मसूरी के जो स्थानीय लोग हैं वो जो है ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे कि अलाव का सहारा लिया जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी पूरी तरह से यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पौड़ी की। पौड़ी पुलिस ने साल 2024 में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करने का डेटा जो है वो सार्वजनिक किया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के मुताबिक पूरे साल में पुलिस ने 37,418 वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया है। 1,301 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने पर गिरफ्तार किया गया है, उनके वाहन भी सीज किए गए हैं। वहीं 1,575 चालकों के लाइसेंस जो है वो भी निरस्त करवाया गया है। इसके अलावा ओवर स्पीड में 862 और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले 735 चालकों के खिलाफ भी पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। उन्होंने चालकों से सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की है। जनपद पौड़ी गढ़वाल पुलिस के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पूरे वर्ष भर में शराब पीकर वाहन चलाने व ओवरलोडिंग करते हुए वाहन चलाने ऐसे चालकों के विरुद्ध लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें पूरे वर्ष भर में 1,300 से ज़्यादा वाहनों को सीज किया गया है। वो कुल 1,575 वाहन चालकों के डीएल भी निरस्तीकरण किए गए हैं। मेरा जनता से अनुरोध है कि इस नए वर्ष के अवसर पर आप कृपया नशे में वाहन ना चलाएं या ओवरलोड करते हुए वाहन ना चलाएं। अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही वाहन को चलाएं। भीमताल क्षेत्र में एक गुलदार घर के आंगन में पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया। यह घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और भीमताल निवासी बिष्ट परिवार के आंगन में शाम के समय 2 पालतू कुत्ते खेल रहे थे। देर शाम गुलदार ने एक कुत्ते पर हमला कर घसीटते हुए ले गया। इसके बाद परिवार वालों ने कुत्ते की छानबीन की, तब तक गुलदार कुत्ते को जंगल की ओर ले गया। भीमताल वासियों ने वन विभाग को इस घटना की जानकारी दी है। वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर पिंजरा लगाने को भी यहां कहा गया है, जिससे अनहोनी से बचा जा सके। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की और एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 11 नगर निगमों में मेयर के टिकट फाइनल करना पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर जो है वो नजर होती हुई सामने आ रही है। आपको बताते चले कि आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है और 30 दिसंबर सोमवार नामांकन का अंतिम दिन है। अब पार्टियों को शीघ्र ही करने होंगे दावेदारों के नाम फाइनल। ये बड़ी जानकारी। टिकटों की घोषणा के बाद बगावती तेवरों को शांत करना पार्टियों के लिए बनेगा बड़ी चुनौती। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। 11 नगर निगमों में मेयर के टिकट फाइनल करना पार्टियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है और आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है और 30 दिसंबर सोमवार नामांकन का अंतिम दिन जो है वो बताया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि अब पार्टियों को शीघ्र ही करने होंगे दावेदारों के नाम फाइनल। ये बड़ी जानकारी, जहां टिकटों की घोषणा के बाद जो बगावती तेवरों को शांत करना पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो सामने आ रही है। देखिए, मैं जब 2 दिन पहले रुद्रप्रयाग में था, मैंने तब भी उस बारे में कह दिया था, लेकिन आज विशेष तौर पर क्योंकि सारे जो मीडिया कर्मी मुझे बताया कि चुनाव की चर्चा को लेकर यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो चुनाव की मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा विपक्षी दल है वो बहुत ही स्पष्टता के साथ दिखाई दे रहा है कि हमारा विपक्षी दल हताश है
वो अपनी चयन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव में डिमोरलाइज है। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। उनको भी लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो स्थानीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा जनता भी अपना मन बना चुकी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह जो हैं वो जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए यहाँ पर चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है, तमाम पार्टियां जो है वो जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन जो बगावती चेहरे हैं उनको मनाने के लिए यहाँ काफ़ी एक जो टेढ़ी खीर जो है वो दिखाई देती हुई नजर आ रही है, चैलेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो यहाँ पर अभी तक भी जो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई प्रत्याशी की, तो इसको लेकर अभी तक प्रयास जारी है लगातार। पार्टियां हैं जैसे भाजपा, कांग्रेस, इन्होंने अपने चेहरे तय नहीं किए हैं कि किस पर इनको दाव लगाना है और लगातार जो है चुनाव का माहौल काफी गर्म है। लोग लगातार तैयारियों में लगे हैं। ये नववर्ष भी आने वाला है तो इसके लेकर जो पोस्टर बैनर भी सब जगह लगा दिए गए हैं। लोगों की तैयारियां हैं। जो बात करें तो ओबीसी महिला जीत है पर्यटन नगरी मसूरी की, तो इसको लेकर महिलाओं में तो काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर। लेकिन जो 13 वार्ड है, 13 वार्ड में भी सभी प्रत्याशी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अभी तक जो है किसी भी दल ने अपने आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है प्रत्याशी। बिल्कुल धर्मेंद्र, आप बने रहिए, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कमल भी जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए अब जल्द ही जो दावेदार है, जो कैंडिडेट्स है, उनके जो नाम जो है वो शीघ्र ही फाइनल करने होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो साबित होती हुई नजर आ रही है। हाँ ज्योति, अभी बागी तेवरों की तो बाद में बात होगी। पहले तो टिकट तो फाइनल हो, जब टिकट फाइनल हो जाएंगे तब उसके बाद पता चलेगा कितने बागी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, या पार्टी ने उनको सहमत कर लिया है या आपस में सामंजस्य बना लिया। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी पहले प्रत्याशी घोषित करे, उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन मैदान में कितने बागी आ रहे हैं, या वो पार्टी समर्पित कार्यकर्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लड़ेंगे तो बागी की बात बाद में। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और पार्टियां मंथन कर रही हैं कि जीत के प्रत्याशी को ही टिकट देंगे। अब मंथन हो रहा है, मुझे लगता है आजकल से कहीं ना कहीं सूचियां जारी हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं, जो 11 नगर निगम है उत्तराखंड में, उनके प्रत्याशियों को वो करने के लिए टेढ़ी खीर है कि निगम एक सरकार के लिए बड़ा ही अहम चीज होती है कि जो सत्ताधारी चीज होती है कि वो सारे निगम जीतना चाहती है, इसलिए बड़ा सोच विचार करके मंथन करके निगम टिकट दिया जाता है। तो कुल मिला के कहीं कहीं ऐसे निगम भी हैं जहां आरक्षण को लेकर लोगों में रोष भी है और कहीं ना कहीं ऐसे भी है जो चर्चाएं बिल्कुल नहीं है। हम ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, कहीं ऐसी धीरनगर तीर्थ नगरी है। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे कि लोगों में रोष भी है, बने रहिए, आऊंगी आपके पास। दीपक नारंग जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए यहाँ पर बिगुल जो है चुनाव का वो बच चुका है, लेकिन जो तमाम पार्टियां हैं उनमें आप किस तरीके की तैयारियां जो है, किस तरीके के जो जोश है आप देख पा रहे हैं? देखिए ऋषिकेश के अगर अंदर बात करें तो यहाँ पर चुनावी जो चर्चा है जो वो बिल्कुल ही नजारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अपने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं की है। जी बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।